हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस विद विष्णु में। देखिए, आज से हम अपने चैनल पर करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए। और इसमें आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। डेली के 5 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे करंट अफेयर्स के, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर अगर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आम चुनावों में देरी करने का सुझाव दिया है। अमेरिकी चुनाव कब हो प्रस्तावित हैं? तो देखिए, अमेरिकी चुनाव जो होते हैं वो हमेशा नवंबर में होते हैं। और नवंबर में क्यों होते? नवंबर के इसका एक रूल है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में, यानी फर्स्ट वीक में जो ट्यूसडे पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा, उसको ये चुनाव होते हैं। जैसे मान चलिए ये चुनाव 31 अक्टूबर को अगर सोमवार पड़ता है, तो अगर फर्स्ट दिन आपका नवंबर को मंगलवार पड़ गया तो ये चुनाव नहीं होंगे। हर मतलब 1 तारीख को नहीं हो सकते, दूसरी तारीख को, अगर दूसरी तारीख के बाद मंगलवार पड़ता है तो ये चुनाव होंगे। और इस चुनाव को मतलब 2 से 8 नवंबर के बीच में माना जाता है कि अमेरिकी चुनाव फिक्स्ड होते हैं, कि 2 से 8 नवंबर के बीच में अमेरिकी चुनाव होते हैं। इस बार क्या हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति को डर है क्योंकि उन्होंने नीतियाँ उनकी इतनी फेल रही कि वो चाहते हैं कि चुनाव में देरी हो। उन्होंने कहा कि चुनाव को देरी से कराया जाए, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया। क्योंकि उन्होंने ट्वीट आपको मैं दिखाता हूँ, उन्होंने ट्वीट जो किया था, विद यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग नॉट एबसेंटी वोटिंग विच इज गुड to the to 2020 will be the most inaccurate fraudulent election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the election, unit people प्रॉपरली सिक्योरली एंड सेफली वोट। तो देखिए, इन्होंने सिर्फ ये सलाह दी है। सलाह का मतलब ये है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक एडवाइस देने की कोशिश की है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये खुद नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट ये सलाह देने पर मजबूर है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी हार होनी है चुनाव में इस बार। तो इन्होंने ये सलाह दी कि इसको किस तरह से हटाया जाए। तो इन्होंने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, उनको मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने 2 चीज़, एक तो विद यूनिवर्सल मेल, और जो यूनिवर्सल एब्सेंटी वोट, ये 2 चीज़ें क्या है मैं आपको इन्हें बता देता हूँ पहले। तो अमेरिका के अंदर थोड़ा अलग हिसाब होता है चुनाव का। जैसे अपने यहाँ होता है नहीं, जो लोग जॉब में होते हैं या जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगती है, इलेक्शन में लगती है, तो वो उन्हें बैलेट पेपर मिलता है। अपने इंडिया का बता रहा हूँ। तो उन्हें बैलेट पेपर मिलता है, बैलेट पेपर लेके वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भेज सकते हैं कि मेरा ये चुनाव, मैं इसको डाल रहा हूँ, तो वोट काउंट होता है। लेकिन अमेरिका के अंदर ये अलग गजब ही चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। तो उनके हिसाब ये है कि जो इंसान जिसको अपनी हेल्थ के मामले में बोल दे कि मेरे आई एम नॉट फीलिंग वेल, और उसको घर पर बैलेट पेपर मेल के द्वारा भेज दिया जाता था। और वो वहाँ से अपना उसको प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद उसको निकाल के किसी अपने बगल वाले या थोड़ी दूर वाले जहाँ पर वोटिंग सेंटर है वहाँ पर जमा कर देता था। यानी उसको लाइन में लगने की या कोई झंझट नहीं था, सीधा जाओ जमा करो। तो लेकिन अभी चल रहा है कोरोना। अब कोरोना की वजह से अमेरिका के अंदर टोटल 50 राज्य हैं। 50 राज्यों में से कई राज्यों ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि वो लोग चुनाव को ये यूनिवर्सल मेल के द्वारा कराएंगे। विद यूनिवर्सल मेल यानी घर पर ही आपके बैलेट पेपर भेज दिया जाएगा मेल पर, और उसको आप प्रिंट की करने के बाद आप उसको जमा करा सकते हैं। और आपको जमा करना कराने का जो सर तरीका है वो भी कुछ दिन के अंदर बता दिया जाएगा, कि आपको जाना होगा कि घर पर ही आपके कोई लेने आ जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि ट्रंप को डर है कि वहाँ के लोग इनसे परेशान आ चुके हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन आदमी है, ये बिजनेस चलाना जानते हैं, देश चलाना नहीं जानते। वहाँ के लोग अब समझ चुके हैं। तो उनको क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, कि अगर ऐसा हुआ तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा कि जो लोग वोट देने नहीं आते थे वो भी घर से वोट देंगे। अगर घर से वो लोग वोट देंगे तो जाहिर सी बात है वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, तो इनका हार बहुत ज़्यादा बुरी, क्योंकि हार तो इनकी निश्चित है। ना लग रहा है कि हार तो निश्चित है, लेकिन ज़्यादा बुरी तरह से हार ना हो, इसीलिए इन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये चुनाव को डिले किया जाए। लेकिन चुनाव भी डिले कब तक कर सकते हैं? मैंने बताया आपको कि 2 से 8 नवंबर के बीच में अमेरिका के अंदर चुनाव होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप करने की कोशिश करेंगे तो इसको 20 जनवरी से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, क्योंकि इनके यहाँ फिक्स्ड मामला होता है कि 20 जनवरी से आए इसको डिले नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा कोई भी डिले नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 20 जनवरी तक अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है। लास्ट 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, और यहाँ हर 4 साल बाद
चुनाव होता है, हर 4 साल बाद चुनाव होता है। और यहाँ पर एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है लगातार। उसके बाद उसे राष्ट्रपति के लिए नहीं नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वहाँ पर 2 पार्टियाँ हैं मुख्य। ये रिपब्लिक पार्टी से आते हैं, और इनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। तो इनके बीच में ये चाहते हैं कि चुनाव को डिले किया जाए, ताकि ये जो घर से वोटिंग होने का सिस्टम है वो ना हो, क्योंकि घर से जो वोटिंग कराने का अब जो ज़्यादा क्रेज है वो इसलिए है कि कोरोना चल रहा है, और कोरोना में भी फेल मारे गए, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, और कोरोना बिल्कुल से नहीं रुका, कंट्रोल नहीं हुआ। दूसरा चाइना इनके सामने आंख दिखा रहा है, दूसरा इनके सामने और रसिया है, रसिया से एक तरफ से ये डील करते हैं, एक तरफ उनको आंख दिखाते हैं कि हम इसका व्यापार नहीं करेंगे। तो ये पूरी तरह से फेल मार गए। तो देखिए इसमें अमेरिका के अंदर टोटल 50 राज्य हैं। 50 राज्यों में से मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए, अमेरिका के अंदर टोटल 50 राज्य हैं। 50 में से 100 सीनेटर, देखिए यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि अपने यहाँ उच्च सदन और निम्न सदन 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही अमेरिका के अंदर होते हैं। इनके जो जो सदन है उसको कांग्रेस कहा जाता है, और इसमें इनके 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो सीनेट्स होते हैं, जैसे हमारे अपने यहाँ राज्यसभा होती है ना, उसी प्रकार से वहाँ सीनेट्स चुन के जाते हैं। वहाँ पर टोटल 50 राज्य मैंने आपको बताए थे अभी। 50 राज्यों से 100 सीनेट्स, यानी हर राज्य से 2 सीनेट्स चुन के जाते हैं। और ये ये 6 साल तक के लिए रहते हैं। 6 साल तक के लिए इनका चुनाव होता है, अपने भारत की तरह ही होता है इनका भी। तो इस तरह से होता है। दूसरा, इनके यहाँ जैसे अपने निम्न सदन है, उसमें जो सदस्य चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं 435। 435 सदस्यों का चुनाव होता है, और ये सिर्फ हर 2 साल में बदले जाते हैं, हर 2 साल में बदले जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए सदन में बहुमत मैटर नहीं करता, लेकिन इसमें यहाँ एक रूल है कि अगर दोनों सदन यानी 435 और 100, ऊपर से 6 नॉन वोटिंग मेंबर जिन्हें मनोनीत किया जाता है, अगर वो चुनते हैं किसी मुद्दे पर, अगर किसी बिल को वो पास करते हैं, तो वो बिल पास माना जाता है, अन्यथा वो बिल पास नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 सीनेटर होते हैं जो कि 50 राज्यों से चुनकर जाते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं कुल, और 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कि पॉलिटिकल ग्रुप से होते हैं। अब ये लोग जो हैं ये चुने जाते हैं, और हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में हर 4 साल में चुनाव होता है। सीनेट्स का होता है 6 साल में होता है। तो इनका टोटल मेंबर्स जो बनते हैं वो 541 बनते हैं, क्योंकि इसमें 6 जो मेंबर्स हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार से अमेरिका का चलता है। तो अमेरिका के अंदर टोटल 50 राज्य हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो डरे हुए हैं कि किस प्रकार से चुनाव को पीछे हटाया जाए। तो जो हटाने की कोशिश करें, तो मैंने आपको बताया कि हर मंगलवार को, यानी ये जो चुनाव है ये इसके नवंबर के पहले मंगलवार को होता है। पहले मंगलवार को, यदि वो मंगलवार दूसरे तारीख के बाद पड़े, यानी जो मंगलवार है 2 तारीख को पड़े, तो चुनाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे आपको माने चलिए कि 1 नवंबर को ही मंगलवार पड़ गया, 31 को सोमवार था, 1 को मंगल पड़ गया मंगलवार, तो मंगलवार को चुनाव उस मंगलवार को नहीं होगा। इनके यहाँ रूल है कि फर्स्ट जो 2 तारीख के बाद जो मंगलवार पड़ेगा इनके यहाँ, उस पर चुनाव होगा। और चुनाव को हटा भी कितना सकते हैं, 20 जनवरी तक, क्योंकि 20 जनवरी को वहाँ के राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है। दुनिया के सबसे बड़े जो ताकतवर देश है उसको शपथ लेनी होती है। जैसे आप माने चलिए, अब यहाँ पर जो चुनाव होता है वो 4 साल के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो इनका संविधान लागू हुआ था वो 1776 में हुआ था। 1776 में, 1789, 1789 में यहाँ पे संविधान लागू हुआ। इन्होंने अभी जुलाई के 4 जुलाई को, इन्होंने 4 जुलाई को अभी अपना 244वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 244वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो दुनिया की सबसे पुराना जो लोकतांत्रिक देश है वो आपका अमेरिका है, और सबसे बड़ा जिसका लोकतंत्र है लिखित में, वो हमारा भारत है। और जिसका अनरिटन है, यानी लिखा नहीं गया है संविधान, वो ब्रिटेन पड़ता है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखा नहीं। अब लिखा कैसे नहीं है, देखिए 2 प्रकार से हम अनरिटन और रिटन मानते हैं। जिसको एक किताब की फॉर्म दी जाए वो उसे माना जाता है रिटन, ठीक है। जिसको किताब की फॉर्म दे दी जाए उसे रिटर्न माना जाता है, और जिसको किताब की फॉर्म ना देकर एक अलग अलग पेज में रखा जाए उसे अनरिटर्न माना जाता है। तो ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं है, सब कुछ है, लेकिन अनरिटर्न एक बुक की फॉर्म में उसको नहीं लिया गया है, सिर्फ संविधान है वो अनरिटर्न माना जाता है उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से चलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने समाचार के लिए गूगल और फेसबुक को भुगतान करने के लिए अनिवार्य कर दिया है? देखिए, ये जो देश है ऑस्ट्रेलिया, ये आजकल बहुत खबरों में है, उन्होंने कमाल मचा करके रखा हुआ है। इन्होंने जो गूगल है और फेसबुक है इन पर नया क्लेम कर दिया, क्योंकि जैसे आप लोग भी पढ़ते होंगे, गूगल से खबर पढ़ लेते हैं, फेसबुक पर खबर आ जाती हैं। तो इसमें क्या हुआ, कोरोना के काल के अंदर किसी ने अफवाह फैला दी कि जो कोरोना है वो अखबार पर फैलता है, अखबार के जरिए फैल सकता है। तो अखबार का कारोबार पूरी तरह ठप पड़ गया, भारत के अंदर भी ठप है और दुनिया में भी ठप पड़ गया। तो इस बीच में जो गूगल है और फेसबुक है, इन्होंने अपने यहाँ खबर दिखाना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, यहाँ पर बाकायदा एक ड्राफ्ट तैयार करके इनसे बोला गया है कि आपको इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान करना पड़ेगा, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपको 10 मिलियन डॉलर, 10 मिलियन डॉलर का, अगर आपने हमारी बात नहीं की, ब्रीच कर दिया इस बात को, तो आपको 10 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगेगा। नहीं तो आपको, आपने जो कमाते हैं उसका 10%, जो आपने अभी तक हमारे यहाँ टर्नओवर है उसका 10% आपको देना होगा, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने इन पर किया, क्योंकि जो समाचार पत्र हैं उनको बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उठाया गया ये कदम है। और गूगल और फेसबुक पर इन्होंने रखा, क्योंकि गूगल और फेसबुक पर जो भी खबरें हम पढ़ते हैं वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, तो मैं सबसे क्यों पैसे खर्च करूँ। तो इसीलिए वहाँ के अखबार वालों को और अखबार को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कैनबरा है, और इसका मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, और ये महाद्वीप ओशियाना में पड़ता है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये भारत का एक अच्छा साझेदार है, ये क्वाड बनाना चाहता है। मालाबार एक्सरसाइज जो होती है भारत की, इसमें जापान, अमेरिका और भारत शामिल है, उसमें शामिल होना चाहता है। और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो और इसके ऑस्ट्रेलिया, इस पर जो इसका मैप है मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये रहा। इसकी बगल में न्यूजीलैंड है, यहाँ पर जीलैंडिया नामक एक नया द्वीप खोजा गया है। तो इसको जो अलग करता है वो तस्मान सागर करता है। तस्मान तस्मान सागर जिसको अलग करता है, तस्मान सागर इसको अलग करता है, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जो अलग करता है वो तस्मान सागर करता है। ओशिनिया में ये स्थित है, और यहीं पर एक नया द्वीप खोजा गया जिसको नाम जीलैंडिया दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस नदी में अमोनिया प्रदूषण उच्च स्तर पर पहुंचा है? तो ये नदी है आपकी यमुना, हमारी जो यमुना नदी है, इसका जो जल स्तर का उच्चतम प्रदूषण, अमोनिया प्रदूषण है, वो बहुत उच्च स्तर हो चुका है। यानी ये जो इस समय है, ये 3 ppm तक पहुंच चुका है। और मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो जानते होंगे, ppm का मतलब पर पार्ट्स मिलियन होता है, यानी 10 लाख में से भाग, या 10 लाख में से तीसरा भाग इसमें अमोनिया का हो गया। देखिए क्या होता है, यमुना नदी जो कि कहाँ से निकलती है, मैंने आपको इसका मैप दिखा देता हूँ। यमुना नदी जो निकलती है आपके यहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर है, ये यहाँ पर पड़ता है, यहाँ से थोड़ा यहाँ से यहाँ पर पड़ता है। और इसके पास एक बंदर पूंछ नाम से एक ग्लेशियर है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर की बगल से बंदर पूंछ ग्लेशियर है, उससे निकलती हुई, उसके किनारे किनारे निकलती हुई दिल्ली, आगरा, यमुना, और ये दाईं ओर आते हुए प्रयागराज में आकर मिल जाती है गंगा नदी से। जो ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस पे जो शहर पड़ते हैं, जिसमें अब नई दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, इससे पहले ये हरियाणा से बहती है। हरियाणा में 2 शहर पड़ते हैं, एक का नाम है सोनीपत, दूसरा शहर है आपका इसमें पानीपत। और यहाँ पर जो कपड़ा बहुत बनता है, यानी कपड़े की रंगाई होती है, और जो कपड़े की रंगाई होती है उसको हम डाई कहते हैं, उसको हम डाई कहते हैं। अब डाई रंग में होती है, तो इस कपड़े को रंगा जाता है, बाकी जो रंग होता है उसको पानी में बहा दिया जाता है। तो वहाँ से जो वेस्टेज निकलता है उसमें अमोनिया की मात्रा होती है, जो वेस्टेज निकलता है वो यमुना नदी के अंदर बहा दिया जाता है। जब वो बहाया जाता है तो उससे जो वेस्ट है वो यमुना नदी में आता है। उसके बाद हम आते हैं दिल्ली। दिल्ली के अंदर सीवेज व्यवस्था नहीं है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सभी इस नदी के अंदर जाते हैं, इसके कारण इसके अंदर अमोनिया बढ़ती जा रही है। दूसरा एक कारण इसका ये है कि जो हम खेती करते हैं, तो खेती यमुना के बगल से जो खेती होती है हम उसमें यूरिया देते हैं, तो यूरिया रिस कर या किसी लीकेज होकर ये नदी के अंदर जाता है, और नदी के अंदर जाकर ये NH3 बना लेता है। NH3 यानी अमोनिया बन जाता है, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। अब जैसे ही इसके अंदर जाता है तो इसमें एक तो पीने का पानी खराब हो जाता है। और देखिए कम से कम अगर नदी के अंदर जो नाइट्रोजन की, अमोनिया की मात्रा होनी चाहिए वो 0.5 ppm होनी चाहिए, लेकिन अभी कितना है, 3 ppm। तो ये बहुत ज़्यादा है, और ये पीने लायक पानी नहीं है।
तो इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए कि किस प्रकार से कम हो। और दूसरा, इससे जो भी नुकसान क्या है, तो ये पीने लायक पानी नहीं बचता, इसके अंदर जो मछलियाँ होती है, जो मछली जल की रानी बोलते हैं हम लोग, उसको जीवन नहीं मिल पाता। यानी इसमें जब जैसे ही NH3 जाता है तो पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है नाइट्रोजन से क्रिया करके NO3 बना लेती है, यानी नाइट्राइट बना लेती है। जो ऑक्सीजन जो मछलियों को आवश्यकता थी जो ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन अब जो नाइट्राइट बन जाता है उससे, और उसको अवशोषित कर लीजिए, जिसके कारण सारी मछलियाँ मर जाती हैं। अब इसका एक सीधा सीधा मतलब इसके अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा पानी छोड़ा जाए तो जो वेस्ट है वो आगे बढ़ जाए और वो बे ऑफ बंगाल में चला जाए। अगर यही इसका सिस्टम है, देखिए अगर बारिश अच्छी होती है तो इसके अंदर से जो अमोनिया की मात्रा है वो घट सकती है, वरना इसका कोई ऐसा कोई इलाज नहीं है जिससे ये पूरी तरह से हटाया जा सके। सरकारें करती नहीं है, जो वेस्टेज है इसी के अंदर जा रहा है लगातार, तो इस वजह से ये लगातार इसका जो NH3 की मात्रा है, अमोनिया की मात्रा है, इसमें बढ़ती जा रही है। तो NH3 का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। NH3 का सॉरी अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, और इसमें ये ऑक्सीजन के साथ घुलकर, जैसे ये नदी के अंदर पहुंचता है पानी के अंदर, तो ये ऑक्सीजन के साथ घुलकर NO3 बना देता है या NO2 बना देता है। इस प्रकार से ये बना लेता है, जो अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस देश ने केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा पर स्थित उत्तराखंड के गांव में पर्यटन बढ़ावा देने का फैसला किया है? तो देखिए भारत सरकार ने एक गजब ही फैसला किया है। उत्तराखंड के अंदर जो भारत और चीन की सीमा लगती है, उस पर पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। पर्यटन को, यानी अब यहाँ पर पर्यटक जा सकेंगे घूमने के लिए, और उसको नाम दिया गया ट्राइबल ट्राइबल पर्यटन बोला गया उसको। क्या यहाँ पे जो ट्राइबल्स रहते हैं उनके यहाँ आप रहन सहन देख सकते हैं। तो कि कहाँ पर है, आपको पता है उत्तराखंड कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड के जस्ट ऊपर इस जगह पर तिब्बत स्थित है, यानी तिब्बत रीजन है, जो हमें चाइना के उसमें आता है, हक में आता है उसमें। और हमारा जो विवाद है जो इसके बगल से पड़ता है नेपाल, नेपाल में जो हमारा विवाद है वो एक काला पानी क्षेत्र पर है। यानी काला पानी जो क्षेत्र, देखिए क्वेश्चन ये बनने के बहुत चांसेस होते हैं। एक विवाद है हमारा नेपाल के साथ जो बहुत ज़्यादा इस बार हाईलाइट रहा है। नेपाल के साथ हमारा विवाद आया, एक तो आया काला पानी स्थान के लिए जो कि उत्तराखंड के अंदर है, एक आया लिपुलेख दर्रे के लिए, और एक लिप्यू धेक करके दर्रा है। एक तीन जगह हमारा विवाद आया, जो नेपाल ने अपनी संसद में जो मैप पास किया, उसमें जो के इलाके हमारे हैं वो अपना इस पर क्लेम करता है। तो इसके ऊपर उत्तराखंड से ऊपर जो तिब्बत रीजन है, यानी इस बॉर्डर पर भारत सरकार चाहती है कि पर्यटन का बढ़ावा हो। देखिए इसका एक रीजन है, रणनीति है कि हमारे बॉर्डर्स, ज़्यादातर देश के बॉर्डर्स खाली होते हैं, उसका फ़ायदा उठाता है चाइना। चाइना क्या करता है, जो जगह खाली मिलती है उस पर जाके बैठ जाता है और वह कहता है ये तो हमारा है हमारा है। इस प्रकार वो करता है, जैसे हम लोग करते हैं ना बस के अंदर, कि हमें बस में सीट मिली, एक सीट पे बैठे हुए, एक सीट का किराया दिया, एक सीट वाला हमारे बगल में जो बैठा हुआ था वो इंसान खड़ा हो गया, तो हम एकदम फैल जाते हैं उस पर, पूरे पे फैल के बैठते हैं। उसके बाद दूसरा इंसान जो तीसरा बैठा होता है वो भी उठ के चला गया, तो पूरी सीट को हम लोग घेर लेते हैं। ऐसा ही चाइना की नीति है। चाइना भी ऐसा ही करता है कि ये घुसकर उसमें बैठ जाता है और पूरे पे घेरने की कोशिश करता है। तो भारत सरकार ने क्या किया, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया उत्तराखंड के अंदर, और इसको ट्राइबल टूरिज्म का नाम दिया गया है, जिससे कि यहाँ पर लोग जाएं, आवाजाही लगी रहे, क्योंकि जो बॉर्डर्स के इलाके होते हैं वहाँ सेना की आवाजाही की सेवा जो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ पर लोग जो रहते हैं वो वहाँ से पलायन करके अंदर की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने आपको बता दिया इसमें नेपाल जो लगता है, नेपाल के साथ को मैंने आपको तीन बॉर्डर बताए, तो तीन स्थान बताए हैं जहाँ पर हमारा विवाद है। एक तो काला पानी, एक लिपुलेख, लिम्पियोधरा दर्रा, तीन जो है हमारे नेपाल के साथ विवाद है, जो कि नेपाल ने बढ़ा दी है। और नेपाल आजकल बहुत ज़्यादा बोल रहा है, क्योंकि यही चाइना की डेप्थ ट्रैप्स पॉलिसी में फंस चुका है। अब डेप्थ ट्रैप पॉलिसी क्या होती है, इसके लिए देखिए ये कर्ज देता है, कर्ज देने के बाद इनसे बोलता है कि हमारा कर्ज चुकाइए, और ये कर्ज चुका नहीं पाते हैं। इस चक्कर में ये जो ये कहता है इसकी बात मानने लगते हैं। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस जगह पर उच्च तीव्रता लाइव फायर ड्रिल की है? तो देखिए ये एक विवादित स्थल है, उसका नाम है सात चियानसी। आप दिशाएं देखना जानते होंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस प्रकार दिशाएं होती है। उस चाइना के साउथ में जो पड़ता है साउथ चाइना सी पड़ता है। और एक ट्रीटी है संयुक्त राज्य अमेरिका की, उन्होंने ये तय कर रखा है कि 24 नॉटिकल मील के जो होगा समुद्र का इलाका, यानी किसी देश के अंदर जो समुद्र लगता है उसका 24 नॉटिकल मील जो होगा वो एक देश का हिस्सा, देश के माना जाएगा, उसके बाद जो वो स्वतंत्र माना जाएगा। लेकिन चाइना ने नीति क्या बनाई है, इसमें कहा है कि हमारे पूर्वज, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ साउथ चाइना सी कहाँ पर है। ये इस तरह से चाइना से हम आएंगे तो यहाँ से चलते हैं,
चाइना से आते हुए ये साउथ चाइना सी है, इसमें वियतनाम पड़ता है, ये पड़ोसी देश है। तो क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारा ये क्यों मानता है, क्लेम करता है कि हमारा क्षेत्र है, क्योंकि ये कहता है कि हमारे पूर्वज यहाँ आए थे। तो इस प्रकार से पूर्वज यहाँ आए, तो ऐसे तो हम भी क्लेम कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज बर्मा में गए थे, म्यांमार में गए थे, नेपाल में गए थे, वो सब हमारा हिस्सा है। लेकिन इसकी पॉलिसी अलग चलती है। तो इसने 11 डैश लाइन के नाम से साउथ चाइना सी को घेरा हुआ है। देखिए मैं आपको 11 डैश लाइन बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक ऊपर तक इसने घेरा हुआ है। लेकिन अभी क्या हुआ, वियतनाम के साथ इसका समझौता हुआ, इससे कहा कि तुम दो वाले ये क्षेत्र है इन्हें तुम रख लो और बाकी का हमें दे दो, यानी इस पर हम क्लेम करेंगे। और इसने इतना बड़ा इस पर साउथ चाइना सी के अंदर आर्टिफिशियल इसने द्वीप बना दिए, आइलैंड बना दिए, मिट्टी डाल डाल कर, इतनी मिट्टी डाल के कि वहाँ पर अब ये रहने लग गया। यानी साउथ चाइना सी पर इसकी नज़र क्यों है? साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें ऑयल्स हैं, नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं, तो उन पर इसकी नज़र गड़ी हुई है। और इसकी नज़र अमेरिका की भी नज़र इसी पर है, और ये जापान के बिल्कुल सामने पड़ता है। और देखिए फिलीपींस एक छोटा देश है, इसके भी जो इसके द्वीप हैं छोटे छोटे, उस पर भी इसने कब्जा बना रखा है कि ये तो हमारा है। कभी कभी क्या करता है, फिलीपींस जैसे देशों की जो भी नाव होती हैं, बोट्स होती हैं, उनको अपने जो युद्धपोतक वाहन होते हैं, वाहक होता है, उसको ये कुचल देता है, पता भी नहीं चलने देता। इस प्रकार से ये साउथ चाइना सी के अंदर इसने उत्पात मचाया हुआ है चाइना ने। तो इस पर इसने अभी इसमें एक ड्रिल किया, क्योंकि चाइना ने क्या सॉरी अमेरिका ने क्या किया है, यहाँ पर अपने युद्धपोतक विमान और मिसाइल्स लगा दिए हैं कि हम इस इलाके को किसी को नहीं दे देंगे। देखिए पॉलिसी दोनों की एक है, दोनों को दुनिया पर राज करना है। एक की गद्दी खिसक रही है, इसलिए मरा जा रहा है अमेरिका, और जो चाइना है इसको ये बढ़ रहा है दिन ब दिन, ये अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी खतरनाक है। तो दोनों देश खतरनाक है, लेकिन अब कैसे करके ये आपस में निपट लेंगे तो बेहतर है। भारत इसमें पचड़े में नहीं पड़ता, इसलिए भारत का भी ये बोल देती, अगर भारत से पूछा जाता है कि आपका स्टैंड क्या है, तो भारत सीधा कहता है जो यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन बोलता है वो हमारा वो होता है, स्टैंड होता है। यानी यूनाइटेड नेशन बोल देगा कि अगर ये चाइना का है तो चाइना का है, अगर यूनाइटेड नेशन बोल देगा ये किसी का नहीं तो किसी का नहीं। तो भारत की अपनी अलग पॉलिसी होती है। तो देखिए इस प्रकार से हम 5 क्वेश्चन डेली करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। अच्छे अच्छे फैक्ट मैंने शायद आपको दिए हैं आज। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, शेयर करने के साथ साथ प्लीज़ इस पर कमेंट करें। और मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ आज। आपको बताना है कि भारत किन देशों के साथ, कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और सबसे ज़्यादा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। प्लीज़ आप इसको कमेंट बॉक्स में का जवाब दें कि भारत किस देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है सबसे ज़्यादा। तो उसका आप कमेंट में बताएं। तो वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको डेली ही ऐसे ही वीडियोस मैं देने की कोशिश करूँगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, आपने शेयर अच्छा किया, व्यूज़ अच्छे आए, तो मैं आपको डेली 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के दूंगा विद एक्सप्लेनेशन, अच्छे अच्छे फैक्ट। आज भी मैंने अच्छे फैक्ट देने की कोशिश की है, इससे भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।